देखिए भैया, लास्ट क्लास में मैंने बाइंडिंग एनर्जी कर्व कराया था, है ना। बाइंडिंग एनर्जी कर्व में जो जितना नीचे रहता है उसको, वो उतना ज्यादा उतना ही कम स्टेबल होता है। उसको न्यूक्लियस को तोड़ना उतना ही क्या होता है, आसान होता है। उतनी ही कम उसको न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए उतनी कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व में जितना हाइट पे होता है, जितना हाइट पे होता है वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। और उसकी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो जो भी जितना ऊपर है वो उतना ही ज्यादा क्या है, स्टेबल है। जो जितना नीचे है उतना ही कम स्टेबल है। अच्छा, ज्यादा स्टेबल वाली चीजें जो होती है, पहले ध्यान रखना इस चीज को, मैं पहले ही बता के चल रहा हूं आपको। जो ज्यादा स्टेबल होता है, तो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, वो बहुत सारी एनर्जी को रिलीज कर देता है। क्या करता है, यानी जो ऊपर वाली न्यूक्लियस है, उन्होंने वहां तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी को क्या किया है, रिलीज किया हुआ है, निकाला अपने अंदर से। जो जितनी ज्यादा एनर्जी को निकाल देगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा और बाइंडिंग एनर्जी कर्व में सबसे ऊपर रहेगा। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन रिलीज करता है, आयरन। याद है नहीं याद है? तो इसलिए आयरन सबसे टॉप पर है, यानी सबसे स्टेबल न्यूक्लियस किसकी होती है, आयरन की। और बाकी सारी न्यूक्लियस उससे नीचे होती है। इसका मतलब बाकी सारी न्यूक्लियस आयरन की अपेक्षा कम स्टेबल होती है। उन्होंने ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं कर रखी होती है, और उनकी एनर्जी इतनी रिलीज नहीं होती कि वो आयरन के बराबर कर सके। ठीक है। अब इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व में आपने देखा था कि कुछ न्यूक्लियस नीचे है। जो जितना नीचे रहेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम है, उसकी न्यूक्लियस को तोड़ना उतना ही आसान है। इसका मतलब न्यूक्लियस जब बनी थी तो उस दौरान ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं हुई थी, इसलिए उनकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। अगर मैं इस रीजन की बात करता हूं तो दोबारा मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि यहाँ की न्यूक्लियस बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि जब न्यूक्लियस बन रही थी तो बनने के दौरान में एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हुई थी, इसलिए इन सबकी स्टेबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। यदि किसी भी न्यूक्लियस को स्टेबल होना है तो भैया एक ही काम करना पड़ेगा, उसको बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा ताकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए और बाइंडिंग एनर्जी कर्व में कहां चला जाए, नीचे ऊपर, ऊपर चली जाए। समझ गए? मेरी बातों को बड़े सिंपल तरीके से सुनना, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बोलना कि कोई नई चीज बोली है, कोई कंफ्यूजिंग चीज बोली है। ठीक है भैया। बाइंडिंग एनर्जी कर्व में जो जितना नीचे रहेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम रहेगी। न्यूक्लियस बनने के दौरान में वहां से ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं हुई थी। ठीक है। उसकी न्यूक्लियस को तोड़ना उतना ही क्या होगा, आसान होगा, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व में जो टॉप पे रहता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल रहता है। इसका मतलब जब न्यूक्लियस बन रही थी तो उस दौरान बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई थी, इसलिए न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है भैया। किसी भी न्यूक्लियस को स्टेबल होना है तो भैया वो क्या करे, एनर्जी रिलीज करे और खुद को स्टेबल करके कहां ले आए, ऊपर चली जाए बाइंडिंग एनर्जी कर्व में। इसी सिद्धांत पर मैंने एक खैर सब बता दिया था आपको। इसी सिद्धांत पर दो चीजें बनाई गई है। पहला भी है न्यूक्लियर फिजन। मतलब अगर आप देखोगे तो आयरन के बाद ये ग्राफ क्या हुआ, नीचे आने लगा है, दिख रहा है आपको? नीचे आने का मतलब ये हुआ कि इन सबकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कम है। मतलब तोड़ने के लिए आपको कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। और आप देखोगे कि ये नीचे होते 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 यूरेनियम पे आ गया, और यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी होती है वो 7.6 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट होती है। यानी यूरेनियम की न्यूक्लियस से यदि आप एक इलेक्ट्रॉन को, एक न्यूक्लियन को निकालना चाहते हो तो उस वक्त आपको 7.6 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। यदि आप इतनी एनर्जी सप्लाई कर देते हो तो उस न्यूक्लियस से, किस न्यूक्लियस से, यूरेनियम की न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियन को आप निकाल सकते हो। समझ गए? और हम देख रहे हैं यूरेनियम यहां पे क्या है, इस रीजन में, यहां से अगर देखोगे तो यूरेनियम उनमें सबसे कम क्या है, स्टेबल है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी में इन सब में सबसे नीचे हो। समझ गया? तो इसका मतलब यूरेनियम को तोड़ना सबसे ज्यादा आसान होगा यहां के एलिमेंट से। अगर मैं इन एलिमेंट को कंपेयर करूं तो इस रीजन में सबसे आसान तोड़ना किसको है भैया, यूरेनियम को। ठीक है। अब इसका रीजन भी होता है क्योंकि यूरेनियम की न्यूक्लियस बहुत बड़ी होती है, और न्यूक्लियस बड़ी होने पर न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, वीक हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। यूरेनियम की न्यूक्लियस क्या होती है, बड़ी होती है, इसलिए फोर्स की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। दूसरा, यहां पर प्रोटॉन की संख्या बहुत बढ़ जाती है। प्रोटॉन की संख्या बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी वैसे भी क्या होती है, कम हो जाती है, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। ठीक है। अगर अब देखिए क्या होता है, मैं फिजन की बात कर रहा हूं। फिजन क्या होता है, हमेशा बड़ी न्यूक्लियस के साथ होता है। यूरेनियम हो गया, यूरेनियम 238 95 इसका एटॉमिक मास नंबर होता है, यानी प्रोटॉन की संख्या 95 होती है। यदि इसके साथ मैं एक न्यूट्रॉन को ऐड कर दूं, क्या कर दूं, न्यूट्रॉन को ऐड कर दूं, तो यहां से आपको तीन प्रोडक्ट मिलेंगे, एक्स, वाई या जेड, दो भी मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, ये XYZ क्या है, यूरेनियम के प्रोडक्ट है, क्या है, टूटने के बाद साथ में क्या निकली है भैया, एनर्जी। क्या निकली है, अब एनर्जी क्यों निकली है, क्योंकि आपको बता दूं XYZ जो भी होंगे वो यूरेनियम से हल्के होंगे, क्या होंगे, और हल्के एलिमेंट कहां चले गए, बाइंडिंग एनर्जी कर्व में ऊपर की तरफ चले गए। और बाइंडिंग एनर्जी कर्व में जो जो जितना ऊपर होता है उनकी स्टेबिलिटी उतनी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, और स्टेबल होने के लिए चीजें क्या करती हैं, एनर्जी को रिलीज करती हैं। तो भैया यूरेनियम टूटा न्यूट्रॉन को ऐड करने से, क्योंकि न्यूट्रॉन ऐड होते के साथ ही न्यूक्लियस और भारी होगी, और भारी न्यूक्लियस क्या होती है, तुरंत क्या होती है, टूट जाती है। टूट करके XYZ कुछ भी हो सकता है, ये इंडियम हो सकता है, मोलिब्डेनम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टंगस्टन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो भी बनेगा वो सब यूरेनियम से क्या होगा, हल्का होगा। हल्के वाली चीजें क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी क्रम में ऊपर है, यानी स्टेबल है, और स्टेबल होने के लिए क्या रिलीज करनी पड़ेगी, इनको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। ये हो गया आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। पढ़ देता हूं बारी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्मॉलर फॉर हैवियर न्यूक्लियस देन दी मिडल वन। जो मिडल वन है उनसे कम बाइंडिंग एनर्जी किसकी है, ठीक है, व्हेन हैवियर न्यूक्लियस, यहां पे लिखा है स्प्लिट लाइटर न्यूक्लियाई। जब हैवियर न्यूक्लियस क्या होती है, टूटती किसमें, लाइटर न्यूक्लियाई में। ठीक है, तो उन सबकी बाइंडिंग एनर्जी जो पहले हैवियर की कितनी थी बाइंडिंग एनर्जी, 7.6, अब कितनी आती है, बढ़ गई। इसका मतलब स्टेबल होगी, एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई होगी। ठीक है, ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, रिजल्ट द लिबरेशन ऑफ एनर्जी। जितनी ज्यादा इनकी बाइंडिंग एनर्जी होगी, मतलब जितने ज्यादा ये ऊपर रहेंगे, इनकी स्टेबिलिटी उतनी, और साथ साथ में उतनी ज्यादा क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। समझ में बात नहीं, ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ है, ठीक है, इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम किस में इस्तेमाल करते हैं, एटम बम का। कहा यूज करते हैं इस कंसेप्ट का, एक बड़ी न्यूक्लियस टूट करके छोटी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाती है, छोटी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी बाइंडिंग एनर्जी उनकी बढ़ गई। बाइंडिंग एनर्जी में कहां चले गए, ऊपर चले गए। इसका मतलब एनर्जी का क्या हुआ, लिबरेशन हुआ है। लिबरेशन मतलब निकलना हुआ है। ठीक है, समझ गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो गया आपका न्यूक्लियर न्यूक्लियर फिजन। अब आ रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन देखिए भैया, ये बहुत तगड़ा प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर मैं इसमें देखूं, ये इसे कहते हैं ड्यूट्रियम, क्या कहते हैं इसे, H12 प्लस H12, ये दोनों छोटी न्यूक्लियस है। और आप देख रहे हो बाइंडिंग एनर्जी घर में बहुत नीचे है, बहुत नीचे, मतलब इनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है, इनको सेपरेट करना बहुत आसान है, इनकी स्टेबिलिटी बहुत कम है। हाइड्रोजन बहुत कम स्टेबल होता है, पता आपको। ठीक है, तो भैया जैसे ही हम इन दो हाइड्रोजन को बहुत हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर रखते हैं एक साथ, तो ये दोनों जुड़ करके क्या बना देते हैं, हीलियम। क्या बना देते हैं, हीलियम। कहां पहुंच गया, देखो ये टूटा था, तो ये बने थे, इनमें से कोई एक बना था, तो डिफरेंस कितना आ रहा था एनर्जी में, इतना आ रहा था, कितना आ रहा था। लेकिन जब हीलियम जुड़ा, दो हाइड्रोजन जुड़े तो हीलियम बना, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। यानी यहां पर जो एनर्जी निकलने वाली है, हीलियम बना, हीलियम-24 बना, साथ साथ में यहां पर क्या होती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ, वेरी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। समझ गया, ये बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। अब यहाँ पे पढ़ दे रहा हूं मैं एक बारी, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉलर फॉर लाइटर न्यूक्लियर, मतलब वो कम स्टेबल होती है, दे आर लेस स्टेबल, सो व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस, दोनों मिलकर क्या बना रही है, हैवियर न्यूक्लियस बना रही है, तो एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसकी वजह से बहुत बड़ी एनर्जी रिलीज होती है। और इसी का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं भैया, हाइड्रोजन बम में। और ये हाइड्रोजन बम किसके पास है, मात्र रसिया के पास है भैया। ठीक है, और इसके फटने पर सब कुछ फट जाता है भैया, ध्यान रखना, सबसे तगड़ा एक्सप्लोजन होता है इसका। ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, और न्यूमेरिकल का फंडा क्या होगा, मास डिफेक्ट निकालना। और अपने को पता है एक एएमयू में अगर मैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करूं, तो एनर्जी कितनी निकलती है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक एएमयू मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट हुआ तो इतनी एनर्जी निकलेगी। 2 एएमयू कन्वर्ट होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 एएमयू कन्वर्ट हुआ तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक एएमयू मास के कन्वर्ट होने की वजह से इतनी एनर्जी निकलती है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी सबको पता ही है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी सबको पता है, पैकिंग फ्रैक्शन भी आपको पता ही है ना, मास डिफेक्ट अपॉन में एटॉमिक मास नंबर, याद है। चलो क्वेश्चन करते हैं, समझ में आगे जो टॉपिक था भैया। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, ठीक है, करने कैसे, कह रहे भैया
कह रहा कैलकुलेशन द बाइंडिंग एनर्जी, कैलकुलेट दी बाइंडिंग एनर्जी। क्या बना है? कैल्शियम की न्यूक्लियस, जिसका कुल मास कितना है? अच्छा, तो एक काम करते हैं, कि अगर बाइंडिंग एनर्जी निकालना, सबसे पहले मास डिफेक्ट निकालो। मास डिफेक्ट कैसे निकलेगा? तो प्रोटॉन का मास सारे न्यूक्लियन का मास जोड़ो माइनस न्यूक्लियस का मास घटा दो। तो भैया हमें पता है कैल्शियम में कितने प्रोटॉन है? 20 प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन का मास कितना है? 8.007825 AMU। यहां तक लिखना आपको, ध्यान रखना, ये पूरा लिखना है आपको, क्योंकि भैया जो डिफरेंस है ना बहुत छोटा आता है, इसको हटा दोगे तो आएगी नहीं फिर। अगर मैं इसको यहीं तक लिखता तो जीरो आता ना, डिफरेंस तो आता ही नहीं। ठीक है, चलो प्लस ये तो प्रोटॉन का मास हो गया, यहां पे लिख देता हूं, डेल्टा एम इक्वल्स टू में ZMP प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये Z हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगी भैया? तो एक ही संख्या क्या है? 40 माइनस 20, और एक न्यूट्रॉन का मास कितना है भैया? 8.008665 माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मास कितना भैया? 39.962589। पहले बता रहा हूं भैया, गलती मत करना, कुछ भी इसमें हटाना मत, ठीक है भैया। ये भी AMU में आएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका डेल्टा एम आ जाएगा। बोलो हाँ, आ गया? आ जाएगा। जैसे ही मेरा डेल्टा एम आया तो मुझे क्या निकालनी है? बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। केवल क्या निकालनी है? अच्छा, बाइंडिंग नहीं, पर न्यूक्लियन निकालनी है। क्या निकालनी है? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है भैया? तो आपको पता है डेल्टा एम, तो आपको पता लग गया, हम जानते हैं वी नो 1 AMU इक्वल्स टू में 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होता है, ठीक है। देन डेल्टा एम AMU इक्वल्स टू में कितना होगा? तो डेल्टा एम इंटू में 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। यहां से एम की वैल्यू तो आपको पता ही है, तो एनर्जी आ गई। एक एमयू में इतनी एनर्जी होती है, तो इतने एमयू में जो डेल्टा एम रखा है उतने एमयू में इतनी एनर्जी आ गई। आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर निकालनी है, तो देन ये तो बाइंडिंग एनर्जी निकली है। क्या निकली है? बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर हो गई, देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी भैया? तो BE आपने निकाल लिया ना, डेल्टा एम इंटू में 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट डिवाइड बाय ए कितना है भैया? 40। क्या है? न्यूक्लियन की संख्या क्या है? 40। तो सॉल्व करोगे भैया आपका ये आंसर आ जाएगा। कर लोगे? आसान है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए भैया, सेम है। क्या कह रहा है ये वाले क्वेश्चन? ये क्या हो गया यार, समझ जाना, ठीक है। ठीक है, चलो अब देखिए, कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने किसके लिए? फास्फोरस के लिए। किसके लिए निकालने? कब आया दिल्ली 1996? पता नहीं बोल दिया मैंने, ठीक है। तो फास्फोरस की न्यूक्लियस का मास रखा अपने को। फास्फोरस में जो एक प्रोटॉन है, अच्छा आपको बता दूं, यहां पर सीधा ऐसा बोल रखा है, ठीक है। फास्फोरस का जो न्यूक्लियस होती है, ठीक है, उसके अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं? तो अपने को पता है 15 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 15 प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। क्या होगा? सबसे पहले डेल्टा एम निकाल लो। क्या निकाल लो? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालनी है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे निकलेगी? डेल्टा एम इंटू में 931.5 डिवाइड बाय बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ गई। डेल्टा एम कैसे निकलेगा? सबको पता है कैसे निकलेगा, ठीक है। ठीक है, डेल्टा, भाई प्लीज बोलिए मत कोई भी, ठीक है। देखिए, जब आपको हाइड्रोजन का मास दे रखा है, आपको मैंने एक फॉर्मूला और लिखवाया था, याद है आपको? क्या लिखवाया था? चलो याद करो। डेल्टा एम इक्वल्स टू में, याद होगा अगर आपको, तो मैंने लिखवाया था मास ऑफ Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, याद है? इसको एक्सप्रेस किया था मैंने, पूरा फॉर्म एक्सटेंड कराया था इसको, इलेक्ट्रॉन के मास को ऐड किया था, इलेक्ट्रॉन के मास को घटाया था, याद है? ठीक है, प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन
माइनस मास ऑफ एटम, याद है ये था। तो भैया आपको Z की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15, बोलो हाँ। मास ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है आपको ये, बोलो हाँ। चलो A माइनस जेड, 31 - 15 आ गया। मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको दे रखा है इतना, बोलो हाँ। ठीक है, मास ऑफ एटम आपको दे रखा है, ये हो गया। ये मास ऑफ एटम है पूरा का पूरा, न्यूक्लियस का मास नहीं है, ये मास ऑफ एटम है। ठीक है भैया, वो दे रखा है आपको। ठीक है, चलो वो कर लोगे, आ जाएगा डेल्टा एम से यहाँ पे सीधा करना, 931 से मल्टीप्लाई करना, ए से डिवाइड करना। ए की वैल्यू कितनी है भैया? 15, तो सॉरी 31। ठीक है, ये हो जाएगा, कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, किसका निकालना? क्लोरीन का। क्लोरीन की न्यूक्लियस का मास कितना रखा है? इतना। प्रोटॉन का मास इतना इतना, और एक यू कितना है? क्या निकालेंगे भैया? सबसे पहले डेल्टा एम निकालेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी निकालने आ रहा है तो भैया क्या होगा? डेल्टा एम इंटू में 931.5 डिवाइड बाय कितना भी 35। ठीक है, डेल्टा एम निकाल लो। डेल्टा एम क्या होगा? तो भैया प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर? 17। एक प्रोटॉन का मास कितना है? 1.007825 U। ठीक है, खैर ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। और कितने होंगे न्यूट्रॉन? कितने होंगे? 35 - 17। एक न्यूट्रॉन का मास कितना है? 1.008665 माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस क्या है? 34। समझ गया? 34.98। आगे जीरो है तो समझ जाना, समझ नहीं करना। ठीक है, आ गया। अगला वाला देखो, सेम यही है। ठीक है, ये सारे HW, ये भी HW हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सारे क्वेश्चन देखो कितनी बार रखे क्वेश्चन, तो मतलब इस चैप्टर से बेसिकली इसी क्वेश्चन आते हैं आपको। ठीक है, आसान है। प्लस माइनस करना भी है तो आता ही होगा। ठीक है, देखिए देखिए एक आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक में कराने जा रहा हूं। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी क्या प्रोसेस है? तो भैया जो बड़ी न्यूक्लियस होती है ना, वो थोड़ी कम स्टेबल होती है। क्या होती है? ठीक है, अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं करा रहे तो भी वो क्या करती है? उनका डिके होता रहता है, टूटती रहती है अपने आप। बड़ी न्यूक्लियस क्या होती है? कम स्टेबल होती है। अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं भी करा रहे, न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन, तो भी अपने आप को स्टेबल करने के लिए खुद का जुगाड़ लगाती है। जुगाड़ कैसे लगाती है? अपने अंदर से 3 तरह के पार्टिकल को एमिट करती है। उनमें से पहला पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल। दूसरा पार्टिकल क्या है? बीटा पार्टिकल। तीसरा पार्टिकल क्या है? गामा पार्टिकल। ठीक है, अगर मैं बीटा पार्टिकल की बात करूं तो बीटा पार्टिकल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिट्रॉन, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, पॉजिट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज वाला। गामा पार्टिकल के ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, जस्ट एक एनर्जी होती है। और अल्फा पार्टिकल जो होता है आपको पता ही है भैया, 2 पॉजिटिव चार्ज और 4 न्यूक्लियन निकलते हैं। तो भैया देखिए मैं यहाँ पे साधारण लैंग्वेज में करा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे जिंदगी में, क्योंकि आप ये वर्ड बहुत बार सुनोगे। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी ऐसा नहीं रहे कि आपके लिए अननोन रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा सुनने वाला है। ये फालतू में इसको आउट ऑफ सिलेबस कर दिया। बहुत बढ़िया टॉपिक था ये, सिलेबस लंबा आता, काफी ज्यादा लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं शॉर्टकट में करा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ बड़ी न्यूक्लियस, बड़ी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस रिपल्शन की रिपल्शन की वजह से और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, कम होने की कम होने की वजह से अनस्टेबल होती है, अनस्टेबल होती है। इसलिए खुद को स्टेबल करने के लिए, इसलिए खुद को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से कुछ
पार्टिकल को एमिट करती हैं, पार्टिकल को एमिट करती है, इसे रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं। ये है एक न्यूक्लियस एक्स, चलो एक्स मत करो, ये है केतु, और ये क्या है, रेडियो एक्टिव है। क्या है ये, रेडियो एक्टिव। तो ये अपने अंदर से 3 पार्टिकल निकालेगा। क्या निकालेगा, अल्फा। अल्फा जब निकलता है तो 2 प्रोटॉन और 4 न्यूक्लियन को लेकर निकलता है। बीटा, बीटा की 2 कैटेगरी होती है, माइनस और प्लस। ये कहां से निकलता है, ये निकलता है न्यूट्रॉन से। कहां निकलता है, न्यूट्रॉन से। ये कहां से निकलता है, और ये कहां से निकलता है, प्रोटॉन से। कहां निकलता है, प्रोटॉन से। ठीक है, इसके निकलने पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये बीटा माइनस का डीके हुआ न्यूट्रॉन से, न्यूट्रॉन के ऊपर नेट चार्ज क्या होता है, 0। अगर उससे माइनस निकाल दूं तो क्या बचेगा, 0 के पास प्लस बचेगा ना। तो न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटॉन में। और जैसे ही प्रोटॉन से बीटा पॉजिटिव पार्टिकल निकलता है तो किसमें कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन में। किसमें कन्वर्ट होता है, क्योंकि प्रोटॉन के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो पॉजिट्रॉन लेके निकल जाता है, तो उसके पास क्या बचा, 0। ठीक है, और साथ साथ में निकलती है एनर्जी, जिसको हम क्या कहते हैं, गामा एनर्जी। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं, अगर एक्स एलिमेंट है उससे किसका डीके हुआ, अल्फा का। क्या हुआ, अल्फा का। तो जो वाई बनेगा ये जेड है और ये ए है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, जेड है, और इसका एटॉमिक मास नंबर क्या है, और कौन निकल रहा है इससे, अल्फा। तो अल्फा निकलने पर जेड में क्या होगी, 2 की कमी आ जाएगी, और न्यूक्लियन की संख्या में 4 की कमी आ जाएगी। ठीक है, और साथ साथ में एनर्जी निकलती है। समझ गए, तो ये अल्फा पार्टिकल की रिएक्शन होगी, रिएक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल डीके, डीके। ठीक है, अब आता है रिएक्शन ऑफ बीटा पार्टिकल डीके, रिएक्शन ऑफ बीटा पार्टिकल डीके, डीके। तो भैया बीटा पार्टिकल के डीके में मान लीजिए जेड से बीटा माइनस निकल रहा है। क्या निकल रहा है, बीटा माइनस कहां से निकलता है, न्यूट्रॉन से। और जैसे ही बीटा माइनस निकलता है तो आपको पता है न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक प्रोटॉन की संख्या क्या होनी है, बढ़ने वाली है। Z+1 प्रोटॉन आते हैं अब इसके पास, वाई के पास। लेकिन न्यूक्लियन अभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि न्यूट्रॉन से निकला है बीटा पार्टिकल, तो वही न्यूक्लियन तो नहीं है ना, न्यूट्रॉन से एमिट हुआ है। तो बीटा पार्टिकल, बीटा नेगेटिव पार्टिकल न्यूट्रॉन से एमिट हुआ है। मान लीजिए चलो 10 न्यूक्लियन है, 10 न्यूक्लियन में से 5 न्यूक्लियन प्रोटॉन है, 5 न्यूक्लियन क्या है, न्यूट्रॉन है। अगर न्यूट्रॉन से एक बीटा नेगेटिव निकल गया तो वो जो न्यूट्रॉन था किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो कितने प्रोटॉन आएंगे अब, 6। और कितने न्यूट्रॉन आएंगे, 4। न्यूक्लियन तो अब भी उतनी है, यानी न्यूक्लियन की संख्या पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अच्छा ये बीटा नेगेटिव की डीके, डीके अगर बीटा नेगेटिव पॉजिटिव डीके हो रहा है, तो भैया अगर बीटा पॉजिटिव का डीके होगा तो ध्यान रखना, बीटा पॉजिटिव कहां से होता है, प्रोटॉन से। इसमें प्रोटॉन क्या होता है, कम हो जाता है, न्यूट्रॉन में बना है ना। तो वाई जो बना Z-1 हुआ, लेकिन न्यूक्लियन अब भी उतने ही रहते हैं। ठीक है, और गामा डीके, रिएक्शन ऑफ गामा डीके। गामा डीके का जब रिएक्शन होता है कहीं से भी निकले, XZA, गामा निकला तो भैया ये XZ ही रहेगा। बस रीजन क्या होता है, अंतर क्या होता है दोनों में, कि ये जो होता है वो लेस स्टेबल होता है। क्या होता है, लेस स्टेबल, और ये होता है मोर स्टेबल। ठीक है, और आपको बता दूं, अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा होगा ना इसको, तो जितने टॉपिक अब तक आपने पढ़े हैं सबसे बढ़िया टॉपिक ये है, अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा होगा। इसमें एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होती है, तो उस पर क्वेश्चन आते थे, बहुत ज्यादा आते थे, 100% गारंटी लेता, लेकिन अब आती नहीं है, तो भैया क्या फायदा। ठीक है, जो पार्टिकल निकलते हैं उनकी प्रॉपर्टी ये होती है। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ भैया अल्फा पार्टिकल निकला, तो अल्फा पार्टिकल की क्या नहीं है पूरे, लेकिन ये याद रहे भाई, पता है क्यों मैं आपको इसलिए करा रहा हूं, मैं मेरे को कोई नीड नहीं थी, मैंने कई सारे आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक डॉपलर इफेक्ट वगैरह नहीं करा है, क्योंकि उनके नाम बहुत ज्यादा नहीं सुनोगे, लेकिन आप इसका नाम बहुत ज्यादा सुनोगे।
केमिस्ट्री में भी सुन लोगे, फिजिक्स में भी सुन लोगे, तो आपको कुछ तो पता होना चाहिए ना। तो भैया जो अल्फा निकलता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, मैं सिंपल भाषा में बताऊंगा, ठीक है, कुछ भी इसकी भाषा नहीं यूज करना, ठीक है। कह रहा भैया कि अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं भैया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, और जिसके ऊपर क्या होता है भैया, 2 पॉजिटिव चार्ज के बराबर होता है। आप इसको हीलियम की न्यूक्लियस भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम या आयोनाइज हीलियम, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो आयोनाइज ही तो हो गया वो, ठीक। ये कह रहा है कि जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। क्या करता है, इंटरेक्शन होता है। दूसरा, इसकी वेलोसिटी जो होती है काफी ज्यादा होती है, लाइट की स्पीड की 1/10 पार्ट होती है। क्या होती है, 1/10 पार्ट होती है। अच्छा, ये ऐसी स्क्रीन से टकराए जो ग्लो करती हो, ठीक है, तो इसके टकराने पर क्या होता है, ये ग्लो करता है, उसे फ्लोरोसेंट स्क्रीन कहता है, ठीक है। तो लिखा हुआ दे कैन एक्साइट फ्लोरोसेंस, मतलब जब ये किसी टकराएंगे ना, किसके साथ, फोटोग्राफिक प्लेट के साथ, तो लाइट उत्पन्न करती है। अगला, ये बड़े साइज की होती है, ठीक है। तो भैया बड़े साइज की होंगी तो इनकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन से टकराने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होती है, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होता है, नेगेटिव। तो ये क्या करती है भैया कि इलेक्ट्रॉन से इनकी टकराने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उनसे टक्कर मार लेती है। तो इनका ये इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती है आसानी से। जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल दे तो उसकी आयोनाइजिंग पावर क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ये बड़े साइज की होती है, इनकी स्पीड कम होती है, और ये इंटरेक्ट भी करती है, तो इसके लिए पेनिट्रेटिंग पावर इनकी क्या होती है, बहुत कम होती है। पेनिट्रेट करने का मतलब होता है सीधा सीधा निकल जाना, तो ये सीधा तो निकल जाएंगे नहीं निकल पाएंगे ना, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज है, इनका मास भी क्या है, ज्यादा है। तो इनकी बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है कि आसपास के पार्टिकल से क्या करें, टकरा करके दम तोड़ दे। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, बहुत कम होती है। तो ये लिखा होगा कि, ठीक है, कहां लिखा भैया, आयोनाइजेशन क्या होता है इनका, हैवी, और ये तो नहीं लिखा, कहीं लिखा होगा, बस आपको बता दिया ना, ठीक है। और ये क्या है, ये दे आर स्कैटर्ड व्हाइल पासिंग थ्रू थिन मेटल शीट। स्कैटर्ड फैल जाती है, पता क्यों, क्योंकि भैया गोल्ड जो न्यूक्लियस होती है ना उनकी, उस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, गामा अल्फा पे भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सेम चार्ज अगर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो उसको फैला देते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं, ठीक है। दे कैन कॉज आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन ऑफ एन एटम, ठीक है। इनकी वजह से हम क्या करते हैं, जैसे ही अल्फा पार्टिकल को ले आते हैं उसको हैवी कर देते हैं न्यूक्लियस, तो उनका आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन मतलब टूटना चालू हो जाता है, ठीक है। दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट व्हेन स्टॉप। अब देखिए इनके पास काइनेटिक होती है, क्या होती है, और काइनेटिक एनर्जी को अगर आप कम करोगे, किसी को रोकोगे, कोई चलती चीज को रोको, तो वहां पर क्या आएगा, हीटिंग इफेक्ट आएगा। क्या आएगा, तो भैया जब इनको रोका जाता है तो वहां से क्या निकलती है, हीट निकलती है, समझ गया। फिर आता भैया बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ही एक तरह से आपका, ठीक है। साइज बहुत छोटा होता है, तो इसलिए आसानी क्या होता है, पर देखते हैं भैया, दे कंसिस्ट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दे डिफ्लेक्टेड, आपको पता है चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के साथ आसानी के साथ क्या होते हैं, इंटरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। दे आर एमिटेड विद द रेंज ऑफ वेलोसिटी, इनकी वेलोसिटी क्या होती है, लाइट की स्पीड की 99% होती है। क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है इनकी स्पीड, मतलब लाइट की स्पीड नहीं होती लेकिन फिर भी। और ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं किसके साथ, साइनाइड, कैल्शियम, टंगस्टन एक्सेट्रा, प्लेटिनो साइनाइड है पूरा नाम, ठीक है। ये फ्लो, ये क्या करते हैं भैया, दे इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट मोर स्ट्रांगली देन द अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल का कंपेयर, फोटोग्राफिक प्लेट समझते हो मैंने क्या होता है, पहले आप वो रील देखते हैं, रील जो पहले ऐसा एनालॉग कैमरा आता था उस पर फोटो चुनती, वही फोटोग्राफिक प्लेट है। एक्सरे जो होता है ना, एक्सरे, एक्सरे जो होता है वो फोटोग्राफिक प्लेट है, ठीक है। तो उस पर ज्यादा इफेक्ट डालेंगे, अल्फा पार्टिकल उतना इफेक्ट नहीं डालता, ये ज्यादा डालता है, ठीक है। दे कैन आयोनाइज गैस, ठीक है। इनकी आयोनाइजिंग पावर क्या होती है, कम होती है, किससे, अल्फा पार्टिकल, क्यों, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है। दूसरा, इनकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो पॉसिबिलिटी होती है कि बहुत कम इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करें, इंटरेक्ट करें, तो इसलिए इनकी आयोनाइजिंग पावर क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, काफी ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि साइज बहुत छोटा है और स्पीड क्या बहुत तेज है, तो आसानी से कहीं पे निकल सकते हैं। निकलना बगैर किसी के छुए छाए उसे पेनिट्रेशन कहते हैं, ठीक है। कह रहे भैया अल्फा पार्टिकल की रेंज क्या होती है, काफी ज्यादा होती है, एयर के अंदर काफी दूर तक चलता है ये, एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल, ठीक है। इसका मास बहुत छोटा होता है, बहुत बहुत कम होता है, साथ में इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इनकी स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं है, कम होती है, ठीक है, स्मॉल स्कैटरिंग होती है, ठीक है। फिर आता भैया गामा पार्टिकल।
क्या आता है? गामा पार्टिकल। ठीक है भैया, गामा कोई पार्टिकल नहीं है, ठीक है, ये एनर्जी है, रे लगा रखा हो, सॉरी मैंने पार्टिकल बोल दिया। दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्या है? और इनकी एनर्जी एक्सरे से भी क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, एक्सरे फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती है, तभी तो हड्डी वड्डी दिखती है आपको उसमें, टूटी हड्डियां, ये उससे भी ज्यादा इफेक्ट करती है, समझ गया? तो फोटोग्राफिक प्लेट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। दे आर नॉट डिफ्लेक्ट, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नहीं होता, तो ये तो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है, ना ही मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये, ठीक है, डिफ्लेक्ट नहीं हो सकती है। और भैया लाइट ही है, एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रफ्तार क्या होती है? लाइट की स्पीड के बराबर। तो ये दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये भैया दे एक्साइट फ्लोरोसेंस इन द सर्टेन सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस के साथ फ्लोरोसेंस मतलब लाइटनिंग इफेक्ट उत्पन्न करते हैं। ठीक है, दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट बहुत ज्यादा, बहुत खतरनाक तरीके से। ठीक है, और इनकी आयोनाइजिंग पावर बहुत कम होती है, पता क्यों? क्योंकि इनकी स्पीड तो बहुत ज्यादा होती है और इनके ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है, तो इनकी इंटरेक्शन करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के साथ, वो ना के बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि भैया चार्ज है ही नहीं। दूसरा, इनका साइज बहुत छोटा है। तीसरा, इनकी स्पीड क्या है? तो आसानी से क्या होते हैं? निकल सकते हैं। ठीक है, और ये लिखा हुआ है, ये किसी से टकराएंगी, किसी भी मेटल सरफेस से, किसी भी से, जरूरी नहीं कि वो फोटो सेंसिटिव मेटल हो, किसी से भी टकरा जाए, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक देंगे, इतनी ताकतवर रेडिएशन होती है। अगर ये स्टील जैसी चद्दर से भी टकराए ना, वहां से भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर देंगे, जबकि स्टील फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कभी नहीं शो करता, एक्सरे के साथ भी नहीं कर सकता, लेकिन ये एक्सरे के साथ भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कर देगी, सॉरी स्टील के साथ भी, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है भैया, और भैया, ठीक है, दे शोज फिनोमिना पेयर प्रोडक्शन। ये तो खैर देखिए, पेयर प्रोडक्शन वो एक फिनोमिना होता है जिसमें मैटर और एंटी मैटर मिलते हैं, मैटर और एंटी मैटर मिलते हैं, तो क्या मिलती है? एनर्जी। तो इसी से एनर्जी से मैं मैटर और एंटी मैटर निकाल सकता हूं, इसे कहते हैं एनहिलेशन प्रोसेस। तो इस एनहिलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि आपका गामा पार्टिकल मैटर, एंटी मैटर और मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है भैया, ये दोनों मिलेंगे तो ये बनेगा, और ये स्प्लिट होगा तो ये दोनों मिलेंगे, समझ गए भैया? तो ये था आपका। ठीक है, अभी इसकी एक दो क्लास और बाकी है। ठीक है, 17 तारीख को मतलब ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। मिलते अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।